जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में संविधान के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कल की डेट में जो है जियोग्राफी यानी भूगोल का एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस क्लास लेक्चर को नहीं देखा है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर जो है अपलोड कर दिया गया है लेक्चर, ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप लोग देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर जो है लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस स्पेशल सेशन की। यहाँ पर पूरे 100 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है पॉलिटी के यानी संविधान के, और यहाँ पर जो प्रश्न है सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर दे सकते हो। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, एक काम करिएगा, आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा, और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 100 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। दोस्तों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। चलिए, तो पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किसके प्रभाव में लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से अर्जित करी गई है? याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। और बात करें ब्रिटेन के संविधान से, तो यहाँ से संसदीय संबंधी प्रणाली जो है अर्जित करी गई है। बात करें अमेरिका के संविधान से, साथियों अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा, भारतीय गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, भारतीय गणराज्य का जो है इस शब्द का क्या तात्पर्य है? चलिए, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, गणराज्य का अर्थ ही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है? एकात्मक, संघात्मक, राष्ट्रपति प्रणाली, सैन्य शासन। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल नंबर 4 का। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है? संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। संघात्मक का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि राज्य में जो है अलग सरकार होती है और केंद्र लेवल पर भी अलग सरकार होती है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? बताएं। सभी लोग आंसर करो भाई यहाँ पर सवाल नंबर 5 का। धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। बात करें दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का, आप कहोगे सर इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार किस में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। और बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इन सभी आर्टिकल को याद रखिएगा। अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया
गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 दिया गया है। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग धैर्य के साथ बने रहेंगे, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। साथियों, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा आप कह सकते हो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। भाग 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों मौलिक अधिकारों की वर्णन किया गया है और भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है आर्टिकल 5 से 11 के तहत। भाग 4 की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है 36 से 51 के तहत। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो है व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी गई है। बस ध्यानपूर्वक आप लोग हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर 7 का। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, आप कह सकते हो सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, 51A के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। अगर बात करें दोस्तों कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आप कहोगे सर 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल देखो, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी लोग सवाल नंबर 8 का आंसर देने का यहां पर प्रयास करिएगा। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें सवाल नंबर 8 का आंसर देने के लिए। साथियों, हमने अभी आपको बताया नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। याद रखिएगा। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? विधायिका को दिशा देना। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर टिक किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बताएं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, किसे देता है? आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए सवाल नंबर 10 का, किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? याद रखें आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? बताएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताएं। सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। प्रयास करिएगा सभी प्यारे दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगर यहाँ पर जो है आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। साथियों आप सभी को पता होगा राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, जिसमें जो है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी लोग प्रयास करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है बताएं। अनुच्छेद 360, 356, 352, 365। प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। आप सभी दोस्त जो भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास में, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। भाई इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों आप सभी को पता होगा यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखे होंगे तो ये क्लास आपको बहुत बेहतर लग रही होगी। चलिए संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें आर्टिकल 352 की तो ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 352 यहाँ पर पूछता है राष्ट्रीय आपात, तब आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समानता का अधिकार है बताइए। अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए संविधान के किस आर्टिकल में जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 14 के तहत जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारत में प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ बताएं। चलिए पहली बार जो है संविधान में जो है संशोधन कब हुआ, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा संविधान में पहली बार संशोधन होता है 1951 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें भाई, भारत का संविधान कुल कितने भागों में विभाजित है बताएं। प्रयास करिएगा। 20, 22, 25, 28। चलिए साथियों यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने भाग, आप कहोगे 22, लेकिन वर्तमान समय में जो है 25 भाग हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है बताएं। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो है आपका भाग कौन सा है? हमने अभी आपको दोस्तों बताया भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 5 के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है, चलिए आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? बताएं, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? बताएं। चलिए, नागरिकता का वर्णन जो है किस भाग के तहत किया गया है भारतीय संविधान में? दोस्तों याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है भाई। तो भाग 2 में दोस्तों आप कहोगे सर आर्टिकल 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता को रखा गया है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? बताएं। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, कैबिनेट। प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? याद रखें, और राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित, अलिखित, लचीला, सामंती। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल नंबर 25 का। चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? दोस्तों ये जो है आपका लिखित संविधान है। अलिखित संविधान की बात करें, कभी कभी सवाल पूछता है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी दोस्तों को पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, संविधान में शिक्षा जो है किस सूची में आती है? बताएं। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? प्रयास करिए आंसर देने के लिए। चलिएगा, चलिए भैया आंसर करें सवाल नंबर 27 का। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहले जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 28। संसद के कितने सत्र होते हैं? बताएं। 2, 3, 4, 1। सभी लोग प्रयास करें, सवाल नंबर 28 है, आंसर देने का प्रयास करें। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी दोस्त भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग जुड़ जाइएगा, यदि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है तो। चलिए, संसद के दोस्तों कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? पहला आपका हो गया बजट सत्र, दूसरा हो गया आपका मानसून सत्र, तीसरा हो गया आपका शीतकालीन सत्र। याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बताओ। 3 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ पर 4 वर्ष दिया है, और राष्ट्रपति की इच्छा तक। बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितना होता है? बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है, राज्यपाल का चयन कौन करता है? बताइए। राज्यपाल का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, या राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा द्वारा। बताएं। चलिए, यहाँ पर
सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यपाल का चयन या नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, नीति निर्देशक तत्वों की न्यायिक प्रवर्तनता कैसी है, बताएं। बाध्यकारी, अर्थ बाध्यकारी, न्यायालय द्वारा लागू, गैर बाध्यकारी, बताएं। आंसर करें सभी लोग इस सवाल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर बाध्यकारी। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी नीति निर्देशक तत्व दोस्तों न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं, परंतु शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, बताइए। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, आप कहोगे सर 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में जो है 448 आर्टिकल हो गए हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, किस अनुच्छेद में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है, बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताएं। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड लिए गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किस आर्टिकल में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है। अगला सवाल देखें, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, बताएं। 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष और यहाँ पर दिया आपका 58 वर्ष, बताएं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करेंगे तो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष होती है। अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तब आप कहोगे 62 वर्ष। तो इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। चलो भाई फटाफट स्पीड के साथ आंसर करो, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, बात करें संविधान की प्रस्तावना की तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है आप सभी को पता है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या जोड़ा गया था आप सभी को पता है, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक बार संशोधन हुआ है। अगला सवाल, कौन सा अधिकार जो है न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, कौन सा अधिकार जो है न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त है। संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, विधायी अधिकार, मौलिक अधिकार। साथियों, मौलिक अधिकार को जो है आप कह सकते हो सर न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्रदान है, प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 37 है, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, बताएं। प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। चलिए, आप सभी को पता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, बताएं। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग आंसर कर दो। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, 356, 360, 352, 365 के तहत। चलो भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 यानी 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। 352 में जो है आप सभी को पता है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। और 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। तो इस सवाल का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 356। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है, स्वतंत्र है, कार्यपालिका के अधीन है, विधायिका के अधीन है, समन्वित है, बताओ। आंसर कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का। चलिए, भारत में न्यायपालिका जो है किस प्रकार की है, बताएं।
आप कहोगे सर भारत में न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पे जो है किसी का कोई भी दबाव नहीं होता है, यानी कार्यपालिका का प्रेशर नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी लोग प्रयास करिए आंसर देने के लिए। भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं, प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 41। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, चुनाव आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, बताएं। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 324 के तहत दोस्तों चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, प्रथम आम चुनाव जो है भारत में कब हुआ था? आंसर कर सकते हो, चलिएगा प्रयास करें। 1951-52। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, बताएं। संसद का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के द्वारा। चलो भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन भी ऑफ है, कूलर भी ऑफ है। आप सभी के लिए जो है ये कंटेंट तैयार किया गया है। आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास करें और थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे। संसद का संयुक्त सत्र जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत किया गया है, ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख कौन होता है, बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और उपराष्ट्रपति। चलिए, भारत में जो है कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख कौन होता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, यहाँ पर जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत में जो है कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों याद रखिए, रट लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, किस संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताएं। चलिए, किस संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताएं। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। कब? 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1988 में हुआ था। इसके द्वारा जो है आप कह सकते हो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें भाई, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बता सकते हो? चलिए, 10 है, 12 है, 14 है और 11 दिया है। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? साथियों, यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है। भारत में जो है वर्तमान में कितने राज्यों की विधान परिषद है? 6, 7, 8 और यहाँ पर 5। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो इस सवाल का, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट। तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, बताइए। 4, 5, 6 और 10, बताइए। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों के लिए किया जाता है, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, बताइए। हमने बताया आपको, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। संविधान का भाग 4 जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है?
आप सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4 और 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकता जो है भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद जो है आपका किसमें 5 से 11 में, ठीक है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और आप कह सकते हो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 50, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये प्रक्रिया कैसे होती बताइए। जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है, आप कहोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है 50 प्रश्न और आपका बचता है। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा यदि आपको यहाँ से कुछ लाभ उठाना है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है, बताएं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, बताएं। राज्यपाल जो है किसकी सलाह पर कार्य करता है, बताएं। आंसर दे सकते हो आप लोग, चलिएगा। आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है कार्य करता है कौन, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, संविधान के किस भाग में संघ तथा उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया है दोस्तों, भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन वाले साथ ही राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, बताएं। चलिएगा, आप सभी को पता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, आप कहोगे सर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये शब्द जोड़े गए थे। आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर समाजवादी पूछता है तो आप कहोगे सर 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। चलिए, संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत हुआ था, बताएं। प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आंसर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, 330 से 342 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई, भारत का संविधान कैसा संविधान है, बताइए। लचीला है, कठोर है, अर्ध कठोर, अर्ध लचीला, यानी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत का संविधान कैसा संविधान है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी अर्ध कठोर अर्ध लचीला। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं, यानी यहाँ पर पूछता है भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची में, यहाँ पर अनुसूची आपका दिया है, इसमें कितना उल्लेख किया गया। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं, अनुसूची 8 में है, बताएं। ये साथियों रोमन अंक में लिखा गया है, इसका मतलब 8 है, ठीक है। अनुसूची 8 में बताइएगा कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 18, 21, 22 और 25। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था, आप सभी को पता होना चाहिए। चलो भाई, सवाल नंबर 58 का आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, बताएं। चलिए आंसर करें सब लोग।
किस अधिनियम द्वारा भारत में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी? 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे जिससे ये क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो पाए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? एकात्मक शासन, केंद्र शासित शासन, संघीय शासन, सैन्य शासन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संघीय शासन। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताएं। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, चुनाव आयोग। सभी लोग आंसर कर सकते हो फटाफट स्पीड के साथ भाई। चलिए बताएं, अनुच्छेद 360 दोस्तों आपका किससे संबंधित है? आपका होगी सर वित्तीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात जो है आपका 352 से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपका 356 से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 360 वित्तीय आपात। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल आपसे कहता है सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय के रूप में कार्य करता है? बताएं। अपीलीय, परामर्शदायक, मूल अधिकारों का रक्षक, उपरोक्त सभी। चलो फटाफट आंसर छाप दो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय के रूप में कार्य करता है? आप कहोगे सर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रेरणा देता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, बताओ आंसर कर दो। चलिए, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रेरणा जो है देता है अनुच्छेद 44। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसीलिए भाई अपने एग्जाम से पहले जो आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। जैसे आपको जियोग्राफी का दे दिया गया है वीडियो, ये पॉलिटी का दिया जा रहा है, अभी आपको और भी सब्जेक्ट का ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग फटाफट स्पीड के साथ। भारत में जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर महाभियोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताइए। चलिए आंसर कर दीजिए, संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर कर सकते हो। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, संविधान सभा का पहला सत्र कब होता है? बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। संविधान सभा का जो है पहला सत्र कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? बताइए। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? बताएं। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इतनी गर्मी में जो है आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके साथ मेहनत किया जा रहा है बिना कूलर बिना फैन के, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएंगे, अपने साथियों के पास भी इस सेशन को ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए, और ये क्लास कैसी आपको लगती है लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों राइट हो जाएगा। भारत में जो है संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? यानी मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? बता दीजिए आप लोग फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा भाई। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा जो है हटाया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर सवाल क्या पूछता है आपसे? मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी?
हाँ भाई, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछता प्रारंभ में कितनी थी, तब आप कहोगे 7। अगर आपसे वर्तमान की बात करें तब आप कहोगे 6। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, बताएं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था, 2002 में जो है, और अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया, जिससे जो है शिक्षा मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार किस आयु तक शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य है, बताइए। चलो भाई आंसर कर दो। 86वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है किस आयु तक शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक। क्या, 6 से 14 वर्ष तक। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी। तो आप लोग एक अलग से इसमें ऑप्शन कर लीजिएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखो भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ये तो भाई आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बताओ ऐसे कितने लोग हैं भाई जिनको इनका आंसर जो है नहीं पता है। भाई गलतियां नहीं करना इस सवाल में। आप कहोगे सर दिल्ली में जो है भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई और बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। संसद द्वारा जो है पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वापस भेजा जा सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनिश्चित बार। बताएं संसद द्वारा जो है पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वापस भेजा जा सकता है। आप कहोगे सर 1 बार वापस भेजा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है, बताइए। निर्वाचन आयोग, संसद, न्यायपालिका, कैबिनेट। चलो आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ भाई आप लोग। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है। आप कहोगे सर संसद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट। अगला सवाल देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला है, बताएं। 73वां, 42वां, 44वां और 66वां संविधान संशोधन। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बताएं। किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला, बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। प्रधान, सरपंच, मुखिया और यहाँ पर पंचायत अधिकारी, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया जो है क्या कहलाता है, प्रधान भी कहीं कहीं कहा जाता है, सरपंच और मुखिया भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है भाई। जैसे उत्तर भारत में आप ये देखोगे तो ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, प्रधान बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, पंचायती राज प्रणाली का मूल आधार क्या है, बताएं। पंचायती राज प्रणाली का मूल आधार क्या है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्राम स्वराज। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताएं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। चलिए भारत में लोकपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। चलिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। चलिए कई बार हमने बताया है, ये तो आपको रट लिया होगा भाई आपने, क्यों। चलिए अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर आप फैन और कूलर को ऑफ करके क्यों वीडियो क्लास रिकॉर्ड करते हो। देखिएगा भाई इसलिए करते हैं जिससे आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाए, आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है। चलिए भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। आप कहोगे सर राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष विवेकाधिकार जो है प्राप्त है, बताएं। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। आर्टिकल 163 163 के तहत राज्यपाल को जो है विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में
कौन सम्मिलित होते हैं, बताएं। चलिए, सांसद और राज्य के विधायक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, भारत में मौलिक अधिकारों को समाप्त कब किया जा सकता है, बताइए। भारत में जो है मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया जा सकता है? आर्थिक संकट के समय, राष्ट्रपति शासन के दौरान, आपातकाल के दौरान, राज्यपाल के आदेश से, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा दोस्तों आपातकाल के दौरान, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा कौन कराता है, बताएं। चलो भाई आंसर करो, फटाफट आंसर करो भाई। शपथ कौन दिलाता है बताइएगा राष्ट्रपति को? आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 10, 15, 20? चलो भाई आंसर करो फटाफट, स्पीड के साथ भाई थोड़ा सा चलिए आप लोग। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से रिलेटेड है, बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संवैधानिक उपचार। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, रट लीजिए इसको। अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। अगला सवाल देखो, किस अनुच्छेद में जो है विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, बताएं। आंसर करें फटाफट स्पीड के साथ। किस अनुच्छेद में जो है विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। चलिए, भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है किया गया है, बताइए। आप कहोगे सर अनुच्छेद 343 से 351 के तहत जो है भाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखो भाई, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायिक क्षमा प्रदान कर सकता है, बताएं। चलिए, क्षमादान की शक्ति जो है किस में वर्णन किया गया है, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर करिए भाई। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था, बता सकते हो आप लोग, राइट आंसर दे सकते हो यहाँ पर। चलिए, आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 बार इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। अगला सवाल, संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, बताइए। चलिए, अध्यक्ष आपसे नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर पूछता है प्रारूप समिति की कुल कितने सदस्य थे, आप कहोगे सर 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, बताइए। 10, 12, 14 और यहाँ पर आपका दिया है 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य यहाँ पर शामिल हैं, बताइए। चलिए आंसर करें सभी लोग, प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और धर्म, ये सभी जो है शामिल हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, थोड़ा सा स्पीड के साथ इसलिए चल रहे हैं अब क्योंकि ये क्लास जो है कम समय में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, बताइए। भारतीय संविधान का जो है संरक्षक किसे माना जाता है, आप सभी को पता होगा, बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष। अगर देखिएगा आप यदि एक बार में इस क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो 2 बार में कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा ज़रूर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताएं।
संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए। चलिए, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए, आप सभी को पता है साथियों, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री? बताएं, सभी लोग आंसर करें। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? आप कहोगे सर प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल, चलिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। राइट आंसर हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट है। अगला सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति करी जाती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? आप सभी को पता है 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, और सभी का आंसर आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंत तक बने थे इस क्लास में। ठीक है, उनका जज्बा जुनून भाई देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग आंसर जरूर करिएगा। सवाल नंबर 100 का, किस अनुच्छेद में जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आप चाहे जैसे इस क्वेश्चन को सर्च करके गूगल से कैसे भी करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आंसर ज़रूर करिएगा। इससे ज़रूर पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने थे भाई। एक बार आप लोग, लास्ट बार आपसे कह रहा हूँ कि एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, और जो भी साथी चैनल पर नए हो जुड़ जाओ। यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में जो है तैयारी करवाई जा रही है। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग सिलेबस उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। आप सभी के साथ इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपने जियोग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पर। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपना और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी के डिमांड पर भूगोल यानी जियोग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, तो आज ही जो है इस क्लास के माध्यम से आप सभी का डिमांड पूरा किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाएगा भूगोल के। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग इस क्लास की। और यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। आइए शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। भारत का पश्चिमी घाट जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? बताएं। 2005, 2010, 2012, 2015 में। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने 2012 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, क्योंकि यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की विशेषता क्या है? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर दूसरे का। चलिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो है विशेषता क्या है? साथियों, ये नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, और अगर आप देखोगे भारत में जो अन्य नदियां हैं वो जो है पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम दिशा में बहती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें,
कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? बताएं। नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर तीसरे का। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें। रेगुर मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगुर मृदा को दोस्तों काली मृदा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बताएंगे, आंसर करेंगे आप लोग। रेगुर मृदा जो है किसके लिए फेमस है? गेहूं की खेती के लिए, कपास, धान, गन्ना। चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहतर होती है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? बताएं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अच्छा, कितनी लंबी है याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखें। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? बताएं। गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों गंगा नदी उत्तर भारत के जो है कई राज्यों से होकर बहती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। अगला सवाल देखिए भाई। देखिएगा दोस्तों पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। इस क्लास में जो है बहुत मेहनत करी गई है। लगभग 100 क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखें। कौन सा क्षेत्र जो है जलवायु विभाजक कहलाता है? बताएं। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों याद रखें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत का जलवायु विभाजक कहलाता है और ये दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी भारत की जलवायु को अलग करती है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएं। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सवाल नंबर 8 का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी को पता होगा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिएगा प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन जो है असम में होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? बताएं। चलिएगा यहां पर देखिएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। चलिए सभी लोग आंसर कर दो भाई। सवाल नंबर 10 का भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है? बताएं। चलिएगा आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपका यूपी है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। अगला सवाल। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताएं। पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। सवाल नंबर 11 का आंसर सभी का आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल सटीक आंसर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 क्या कहता है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है, बताएं। चलो भाई सभी लोग आंसर करो फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ चलो आप लोग भाई। चलिएगा, कावेरी जल विवाद जो है मुख्यतः किन राज्यों के बीच है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, कावेरी जल विवाद दोस्तों आप कह सकते हो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के मध्य है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, बताएं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहां पर दिया आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, यहां पर होता है आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची में। साथियों झारखंड का जो है एक स्थान धनबाद है, आपने सुना होगा। धनबाद में जो है यहां पर सबसे अधिक जो है कोयला उत्पादन होता है। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर अगला, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीवाईक्यू उठाकर देखोगे आप लोग, सवाल पूछा गया है पेपर में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, बताएं। चलो भाई सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट, नर्मदा। यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 7, 8, 9, बताएं। चलो भाई आंसर कर दो। भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल जो है पेपर में पूछा जा चुका है, बताएं। आप कहोगे सर 9 राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में कर्क रेखा जो है 9 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ध्यान दीजिएगा। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो गया आपका त्रिपुरा, मिजोरम हो गया आपका, उसके बाद हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं आपके। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कौन सा प्रदेश मिकी माउस के आकार जैसा है, बताएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जवाब दे सकते हो, आंसर कर सकते हो। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा मिजोरम। बी ऑप्शन वाले यहां पर, सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। भारत में जो है अल्फी सॉल्स मृदा जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा मैदान, दक्कन पठार, हिमालय, तटीय क्षेत्र में। आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 17 का। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है, बताएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और यहां पर दिया आपका उड़ीसा, बताएं। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19, भारत में सुनामी का खतरा किस तटीय क्षेत्र को सर्वाधिक होता है, गुजरात, कर्नाटक, अंडमान, केरल, बताएं। आंसर करें सब लोग। चलिएगा यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी दोस्त आंसर करें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करें।
सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो है दोस्तों आपका कुंचिकल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पर स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। आंसर कर सकते हो सवाल नंबर 21 का। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग प्रयास करो। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? लगभग 2500 जो है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, भाबर क्षेत्र जो है स्थित होता है तराई के नीचे, हिमालय के ढलानों पर, शिवालिक के नीचे, दक्षिण पठार में। बताएं भाबर क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित होता है? प्रयास करो आंसर देने के लिए यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त। चलिए, जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, शिवालिक के नीचे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है कौन सा है? बताएं। चलिएगा, यानी भारत का जो है मानव निर्मित बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है? बता सकते हो आप लोग। कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम, कोचीन। प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। आपका दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बता दो। चलिएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएं। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर, चिल्का, पुलिकट, सांभर। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों यहां पर यदि आप देखोगे, चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और ये कहां पर स्थित है? आपकी उड़ीसा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आप कहोगे वुलर झील है। तो आपका यहां पर देखोगे लगभग दोनों ऑप्शन सटीक है। अगर आपसे यहां प्रश्न करता कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तब आप कहते ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चिल्का झील। अगर आपसे यहां प्रश्न करता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तब आप कहते बुलर झील। आप जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए यहां पर। चलिए, भारत में सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, इसमें आपका दोस्तों कोई चार्ज नहीं लगेगा, कम से कम हमारी मेहनत जो है तर जाए। चलिए सवाल नंबर 26 देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? बताएं, आंसर करें सभी लोग। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। जवाब दे सकते हो सभी प्यारे साथी। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, खनिज बेल्ट भारत में किस दिशा में फैली है? बताएं। चलिएगा, खनिज बेल्ट जो है भारत में किस दिशा में फैली है, यानी जहां पर जो है खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, मानसून भारत में सामान्यतः कब आता है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। मानसून जो है भारत में सामान्यतः कब आता है? जून के जो है आप कह सकते हो पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी आपका यहाँ पर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जून के पहले सप्ताह में जो है केरल से जो है प्रवेश करता है।
अगला सवाल देखो, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, बताएं। चलिए, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए भाई, यहां पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अरवरी नदी, कहीं कहीं अरवरी नदी भी देखने को मिलता है लिखा हुआ। ये कहां पर स्थित है, ये राजस्थान के जो है अलवर जिले में बहती है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को जो है वनों का गहना कहा जाता है, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। वनों का गहना जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है, प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिएगा, बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। सी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे, जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं। छत्तीसगढ़ को जो है दोस्तों वनों का गहना कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है लगभग 44% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल देखो, भारत में तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं। सभी लोग आंसर करते हुए चलो, पूरे धैर्य के साथ बने रहना। भारत में जो है तराई क्षेत्र किसके लिए फेमस है, आंसर करो। चलिएगा, जंगल व नमी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 32, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, बताएं। चलिए, आंसर दे सकते हो आप लोग, प्रयास कर सकते हो। यहां पर जो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना अथवा सबसे प्राचीन पर्वत है। ज्वालामुखी द्वीप भारत में कहां पाया जाता है, बताएं। ज्वालामुखी द्वीप जो है भारत में कहां पर पाया जाता है। चलिएगा, अंडमान को दोस्तों अंडमान कर लीजिएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है। और कहां पर पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई, दक्कन। ये जो डेक्कन लिखा है दोस्तों, आप कर लीजिएगा दक्कन का पठार। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत के किस भाग में जो है लू चलता है, बताएं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट, प्रयास करें। चलिएगा साथियों, आप सभी को पता है गर्मी के मौसम में जो है उत्तर भारत में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, कौन सी नदी भारत में जो है विवर्तनात्मक नदी है, बताएं। चलिएगा, प्रयास करें। यमुना, नर्मदा, गंगा, सरस्वती, कौन सी नदी जो है भारत में विवर्तनात्मक नदी है, तो यहाँ पर आपका जो सटीक आंसर है वो है आपकी नर्मदा नदी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 37, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। चलो भाई आंसर करो सब लोग, प्रयास करिएगा। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपका जो है झारखंड राज्य में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन कौन सी नदी पर है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बताएं। चलिएगा, भारत का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग वन कौन सी नदी पर स्थित है, प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, यहां पर भाई देखिएगा आपका जो सटीक आंसर है वो है आपका ए बिल्कुल राइट, गंगा नदी पर। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ये आपका गंगा नदी पर बना है दोस्तों, और जो हल्दिया से प्रयागराज तक फैला है। अगला सवाल देख लो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताओ। सभी लोग प्रयास करो। कंचनजंगा इसको कर लीजिएगा, जंगा नहीं, बताएं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है। चलिएगा,
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी आपका सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत की तटीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताएं। बिहार, उत्तराखंड, केरल और पंजाब, बताएं। चलिएगा, भारत की तटीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल, रोहतांग, जवाहर, पीर पंजाल, बताएं। आंसर करें सभी लोग। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अटल। अगला सवाल देखें, व्यास नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? बताएं। चलिए, व्यास नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। अमरकंटक, व्यास कुंड, यमुनोत्री, मानसरोवर से। चलो भाई, आप सभी की डिमांड पर जो है ये ज्योग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चंस कवर किया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था। चलिए, तो साथियों, व्यास नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये आपका व्यास कुंड से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यास नदी का उद्गम साथियों याद रखें, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। भारत की कौन सी झील जो है खारे जल की है? बताएं। बुलट, चिल्का, डल, लोकटक, बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी बुलट झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस सवाल का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? बताओ। चलो भाई, आंसर कर दो। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा, गंगा, कृष्णा और महानदी। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, और सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए। इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है अच्छा प्रयास किया गया है। चलिए, भारत की कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है आपकी नर्मदा, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। चलिएगा, अदन की खाड़ी से भारत का संबंध किसके माध्यम से है? बताएं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, अंडमान, बताएं। चलिएगा भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अरब सागर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट, लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा गया है, जवाब करें। लोनार झील जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? चलिए, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं सभी प्यारे दोस्त। ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बताएं। चिल्का, सांभर, पुलिकट, वुलर। प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है कौन सी है? बताएं। आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सांभर झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, कुमारकोम बैक वाटर किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिएगा, कुमारकोम बैक वाटर जो है किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है बता सकते हो। चलिएगा, प्रयास करें। कुमारकोरम दोस्तों ये जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। एक प्रसिद्ध बैक वाटर पर्यटन स्थल है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। बताएं, सबसे पहले जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य से होती है? आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिएगा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति सबसे पहले जो है पंजाब राज्य से शुरू होती है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई,
भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, बताएं। चलिए, सबसे बड़ी सोने की खान जो है कौन सी है बता सकते हो। सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो और राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोलार। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये भारत की जो है सबसे प्रमुख और प्राचीन सोने की खान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर सकते हो। चलिएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर स्थित है, याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, बताओ। आंसर करो सभी लोग। चलिए, भारत का सबसे अधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है कौन सा है, वह है दोस्तों आपका मानसिन राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मेघालय में स्थित है। साथियों, मेघालय राज्य में स्थित मानसिन राम जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें, आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो। चलिए भैया, आंसर कर सकते हो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताएं। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सामान्यतः अगर आप देखोगे दोस्तों आमतौर पर, तो वो है फलोदी। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों 2016 में जो है आप कहोगे यहाँ का कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया था, 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 51 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखो, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, बताएं। चलिए भाई, आंसर दे सकते हो, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए भैया, आंसर करें। भारत में सबसे कम वर्षा जो है किस स्थान पर होती है, लेह, जैसलमेर, भुज, करईकल। आंसर दे सकते हो, राइट आंसर क्या होगा, बताएं। चलिएगा, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा क्षेत्र, आपका है ए, यहाँ पर है आपका लेह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें भाई। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दे सकते हो। चलिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, दिहांग नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बताएं। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 565। ठीक है भाई, 565। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है, बताएं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिएगा, बताएं, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, कितनी लंबी है, यहाँ पर जो है तट की लंबाई 1600 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बताएं। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, माउंट आबू जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा क्या भाई, बताओ। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरावली। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, बताएं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त, बताएं। गुलाबी नगर जो है किसे कहा जाता है, बताएं। चलिएगा, तो वो है आपका दोस्तों जयपुर। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। भारत की सबसे बड़ी शीत मरुस्थलीय भूमि जो है कहाँ पर स्थित है? लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। आंसर करें। चलिए भाई, भारत की सबसे बड़ी जो है शीत मरुस्थलीय भूमि जो है कहाँ पर स्थित है? लेह, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लद्दाख का क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएं। आंसर कर सकते हो यहाँ पर। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर भाई? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका दोस्तों सैडल पीक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? लगभग 700 जो है 32 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल देखें। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिए भाई, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आप देखोगे आपका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर में स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जो है तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तब आप कहोगे सर डिगबोई। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं भाई। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताएं। चलिए आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई आंसर करें। सवाल नंबर 66 का, भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 15। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसकी कह सकते हो 1936 में जो है, कब? 1936 में जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था। इसको जो है 1936 में जब स्थापित किया गया था तब इसे जो है हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसका बाद में जो है नाम बदल दिया गया, जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो। भारत में शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताएं। चलिए, गंगा बेसिन, मध्य भारत, पश्चिम घाट, हिमालय। भारत में शुष्क पर्णपाती वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट। अगला सवाल, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई आंसर करो सब लोग यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, किस राज्य में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं? बताएं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बन रहिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर अभी 30 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो आप लोग भाई पूरी एनर्जी के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ बने रहिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, चलिए, किस राज्य में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं? तो वो है आपका दोस्तों झारखंड। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे जो है खनिजों का भंडार भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला सवाल, कछार क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? बताएं। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रयास करें आंसर देने के लिए। कछार क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो ये दोस्तों आपका असम में, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, 7 बहनें भारत के किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताएं। चलिएगा, आंसर कर सकते हो आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। चलिए,
आप कहोगे सर पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, अगला सवाल देखें। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताएं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है और ये किस नदी पर स्थित है, ये भी आप लोग जवाब कर सकते हो, बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली, और ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? बताएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताएं किस राज्य में जो है सबसे अधिक बांध स्थित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आप कहोगे सर महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, कौन सी पर्वतमाला जो है वर्षा छाया क्षेत्र बनाती है? बताएं कौन सी पर्वतमाला जो है वर्षा छाया क्षेत्र बनाती है? बताएं, आंसर करें। सतपुड़ा, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताएं। चलिए, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सही नदी जो है ये गोमती नदी की सहायक है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? बताएं। आंसर कर सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? बताएं। सबसे अधिक जो है धान उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों अब देखोगे, अब जो चेंज हो गया है, अब जो है आपका तेलंगाना हो गया है। लगभग यहाँ पर जो है 166.31 लाख मीट्रिक टन के साथ जो है भारत का प्रमुख धान उत्पादक राज्य बन गया है तेलंगाना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है आपका तेलंगाना सही होगा। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? बताएं। चलिएगा, भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताएं। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप देखोगे तब आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें, खरपतवार वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताएं। खरपतवार वनस्पति जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है आपका तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पर है? बताएं। चलिएगा, कावेरी घाटी असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मथुरा। प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों यह बेसिन भारत का प्रमुख गैस क्षेत्र है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, किस राज्य में लावा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बताएं। चलिएगा, प्रयास कर सकते हो। किस राज्य में लावा मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देख लो, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? बताइए। भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएं। सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, किस मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है? बताएं। लाल मृदा, जलोढ़, काली, पीली। बताएं। चलिएगा, आंसर दे सकते हो। किस मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा में जो है फास्फोरस की कमी होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसमें जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन की दोनों की कमी होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, धान के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी मानी जाती है? बताएं। काली, जलोढ़, लाल और बलुई। चलिएगा, आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चलो भाई आंसर करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। और भाई जो लोग क्लास में बोर हो रहे हों वो इस क्लास को 2 बार में देख लेंगे। आप विश्वास मानिए ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है बिना फैन चलाए, ना कूलर चल रहा है, क्योंकि आवाज़ जो है ज़्यादा होती है, नॉइज़ ज़्यादा होती है, इसलिए जो है सब कुछ ऑफ करके सब कुछ बंद करके ये क्लास जो है रिकॉर्ड करी जा रही है आपके लिए। तो आपका कर्तव्य बनता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें इस सेशन को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से जो है संबंधित है? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नमक झील जो है कौन सी है? यानी सबसे अधिक जो है लवण जो है किस में पाया जाता है? पुलिकट, चिल्का, सांभर और वुलर झील में, बताएं। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में है। अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है? बताएं। अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्य। प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलो भाई, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण की तक फैली हुई है? बताएं। चलिए, पश्चिमी घाट, आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जो साथी बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, चंदेरी की सिल्क किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताएं। चंदेरी की सिल्क जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है? सभी लोग प्रयास करें। साथियों, आप सभी को पता होगा चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ जो है भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान भारत में कहाँ पर स्थित है? बताएं। चलिएगा, लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? आंसर दे सकते हो। चलिए साथियों, बैलाडीला की खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, नर्मदा घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई है? बताएं। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किसी उद्देश्य से बनाई गई है? जल विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, तीनों आपका राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भारत में पहली जल नीति कब लाई गई? बताएं। भारत में पहली जल नीति जो है कब लाई गई? ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। मात्र 8 सवाल और बचे हैं इस स्पेशल सेशन में। चलिएगा भाई, और लाइक की संख्या भाई बढ़ी रहनी चाहिए। चलिएगा, भारत में पहली जल नीति जो है कब लाई गई? आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा 1987 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जो है यहाँ पर पूछता है आपसे, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बताएं। चलिएगा, प्रयास करें। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, भारत में जो है शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? बताएं। भारत में जो है शीत मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है? प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा, प्रयास कर सकते हो। आपका यहाँ पर देखोगे दोस्तों, लेह और लद्दाख में जो है दोनों शीत मरुस्थल श्रेणी में आते हैं। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी और सी। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ उत्पादित होता है? बताएं। रेशम जो है सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है इसका बताएं। चलिएगा, आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 96, कोरापुट किस राज्य में स्थित है? बताएं। कोरापुट जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? चलिएगा, चलिए भाई, आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कोरापुट जो है ये एक जिला है। कोरापुट जिला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है और धान व कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? बताएं। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 51%, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस दिशा में है? बताएं। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस दिशा में है? आप बता सकते हो। चलिएगा, पश्चिम ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, गहना पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं।
चलिए भाई साथियों, यह जो है पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा के जो है गजपत जिले में स्थित है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गहना पक्षी विहार कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में पूछा गया है और कई बार कई परीक्षा में ये सवाल आया है, तो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बार आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दो, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे साथी बोल रहे थे सर रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड करिए। देखिए अकेले सब कुछ संभव नहीं हो पाता है, और थोड़ा सा जो है अपने पास जो है कह सकते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि उसके लिए कुछ और चीज़ें आवश्यक होती हैं रीजनिंग की क्लास करने के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उसके लिए और चीज़ें चाहिए होती हैं। वो अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा सवाल नंबर 100 का इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।